वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग जो बीपीएससी का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था, बीपीएससी पार्ट 1 पार्ट 2, दो लेक्चर हमने डिस्कस किया है अपने चैनल पर। आज बीपीएससी का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन केवल ऐसा नहीं है कि केवल बीपीएससी में ही पूछा जाएगा। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन के लिए, सीजीएल के एग्जामिनेशन के लिए, सीएचएसएल के एग्जामिनेशन के लिए, एसआई, सीपीओ, रेलवे, इन सारे एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इन सारे क्वेश्चन का अच्छा स्टैंडर्ड है। आप इसमें देखेंगे कि जो जीके का जो सेक्शन है उसमें से काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्या होता है कि ऐसा आप लोग जानते हैं कि ये आपका सूर्य है और इस सूर्य के जो है चारों तरफ जो है, ये सूर्य है आपका, सन है, इसके चारों तरफ जो है पृथ्वी जो है, मतलब बनाया नहीं, अच्छा डायग्राम नहीं बना, ये अर्थ है आपका, इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, घूमती है। तो इसका जो खोज पहले लोग क्या सोचता था, मतलब जब कोपरनिकस ने अपनी थ्योरी नहीं दी थी तो लोग को लगता था कि सूर्य ही जो है मतलब पूर्व दिशा में निकलता है, फिर पश्चिम दिशा में जाके डूब जाता है। ऐसा लोगों को मतलब प्रतीत होता है, जो देखने से लगता है, अगर पृथ्वी पर से आप देखते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन कोपरनिकस ने इस तरह की अवधारणाओं को ख़त्म किया। उन्होंने बताया कि मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। और इसको जो है किस वैज्ञानिक ने खोज किया, तो वही आपसे पूछा गया है। तो ये खोज किया था कोपरनिकस ने ये पता किया था। फिर है कॉस्मिक किरणें। जो कॉस्मिक किरणें होती है वो किस तरह की किरणें हैं? ये एक आवेशित कण है या अनावेशित है, या फिर अनावेशित आवेशित दोनों ही हो सकती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कॉस्मिक किरणें हैं ये आवेशित कण है, ये चार्ज्ड है, चार्ज पार्टिकल है। और ये अनावेशित मतलब क्या होगा कि मतलब अनचार्ज है, मतलब चार्ज नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि जो कॉस्मिक किरणें हैं ये आवेशित कण है, आवेशित पार्टिकल्स है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो जितना भी, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बनिक यौगिक है, मतलब कार्बनिक कंपाउंड है। जितना भी कार्बनिक कंपाउंड होगा उसमें तो कार्बन तो जरूर होगा, मतलब जितना भी। इसलिए तो आप अगर जब पुराने चीज़ों का अगर पता करना चाहते हैं कि कितना साल ये पुराना है, तो आप लोग एक मेथड्स यूज करते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि उसमें ये पता करते हैं कि हम लोग कि इसमें अब मतलब कितना कार्बन्स का अमाउंट्स बचा हुआ है, उस आधार पे हम लोग पता कर लेते हैं कि ये कितना साल पुराना होगा। तो जो जितने भी कार्बनिक यौगिक है उसमें क्या होता है कि कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें से सेलेक्ट करना है। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक है उसमें जो है निम्नलिखित कार्बन जो है निश्चित रूप से रहता है। तो ये आंसर कार्बन होगा। फिर है 4th नंबर है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो कर्क रोग जो उत्पन्न करता है, कर्क रोग जानते हैं आप लोग, कैंसर को कहा जाता है कर्क रोग। तो आपसे ये पूछा गया है कि मतलब जो कैंसर होता है, जो कर्क रोग होता है, कौन उत्पन्न कर सकता है? तो यह उत्पन्न कर सकता है उसका तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर। ये तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर, मतलब काफ़ी इंटेंसिटी, काफ़ी हाई इंटेंसिटी के साथ। तो यह है तंबाकू, एल्कोहल, आयनीय विकिरण, पराबैंगनी किरण। तो ये पराबैंगनी किरण गलत है, ये आयनीय विकिरण के द्वारा जो है काफ़ी, मतलब तंबाकू से भी होता है। मतलब आप जब जानते होंगे कि तंबाकू खाने से होता है कर्क रोग, कैंसर का रोग होता है, लेकिन धीरे धीरे फैलता है। लेकिन अगर आयनीय विकिरण रहेगा तो इससे काफ़ी मतलब तेज़ी से कर्क रोग उत्पन्न होता है। फिर एक स्वस्थ व्यक्ति, जो स्वस्थ वयस्क है, जो यंग मैन है, एक हेल्दी यंग मैन है, उसके रक्त का कुल परिमाप होता है। कितना परिमाप होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो ये होता है 5 से 6 लीटर। इसका जो आंसर होगा ये 5 से 6 लीटर जो है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है वो 5 से 6 लीटर के लगभग होता है।
फिर है टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। तो ये टाइफाइड जानते हैं आप रोग है, कॉलेरा भी रोग है। तो ये किसका उदाहरण है? तो संक्रामक रोगों का, या वायुजन्य रोगों का, या जलजन्य रोगों का। मतलब ये संक्रामक रोगों का मतलब है। टाइफाइड और कॉलेरा जो है काफ़ी मतलब संक्रमण से फैलता है, मतलब आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तो इस तरह की बीमारियां फैलने की ज़्यादा संभावना। संक्रामक रोग है टाइफाइड और कॉलेरा। वायुजन्य रोग होता है कि जो कि वायु के द्वारा, एयर के द्वारा फैलता है। फिर जलजन्य रोग है कि जो जल से फैलता है। तो इस तरह से ये टाइफाइड और कॉलेरा जो है संक्रामक रोग है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलने लगता है। नेक्स्ट है कि जो यकृत एवं मांसपेशियां हैं उसमें ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो यकृत जो लीवर है, मसल्स है, तो लीवर और मसल्स में ऊर्जा जो जमा होती है, आपसे पूछा गया कि किस रूप में जमा होती है, तो ऊर्जा का कौन सा फॉर्म है? तो कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है। वसा में भी नहीं होता है। प्रोटीन के, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट है। ये ग्लाइकोजन के रूप में ये मतलब यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होती है वो है ग्लाइकोजन, इस फॉर्म में आकर जमा होती है। जीवाणु की खोज किसने की थी? ये पूछा जाता है आपसे कि जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहुक ने। ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज की थी। तो इसका आंसर होगा ये फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन, ये सब कुछ नहीं होगा, ये होगा ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज की थी। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जो जीवों में इतना ज़्यादा विविधता है, इतना डाइवर्सिटी है, उसका क्या कारण है? उसका विविधता का जो अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणसूत्रता। तो ये है अनुकूलन के कारण से जीवों में इतना ज़्यादा विविधता है। ये सहभागिता नहीं होगा, उत्परिवर्तन नहीं होगा, बहुगुणसूत्रता नहीं होगा। इसमें जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण अनुकूलन है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन क्या है कि कीटों की वृद्धि करने वाला, मतलब संवर्धन मतलब क्या होता है? संवर्धन मतलब वह ग्रोथ, मतलब वृद्धि। तो कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है। तो ये एकदम सही है, कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है। कीटों में किस तरह से वृद्धि होगा? आप लोग जानते हैं कि कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो जो है हार्मफुल तो होते ही हैं, और कुछ जो होते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल भी होते हैं। उस तरह से जो खेती जो किया जाता है लोग, उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए भी कितने कीटों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कीट संवर्धन जो है कीटों का वृद्धि का एक विज्ञान है। फिर है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो सबसे छोटा जीव जो विकास भी करता है, अपना डेवलपमेंट भी करता है, प्रजनन की रिप्रोडक्शन भी करता है, तो करने में समर्थ है, उस जीव का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये एक जीव है जो कि अपना विकास और प्रजनन दोनों करता है। विषाणु नहीं होगा, जीवाणु भी नहीं होगा, बैक्टीरिया फेज भी नहीं होगा, बैक्टीरियोफेज भी नहीं, ये है माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा जीव है जो दोनों काम करता है, डेवलपमेंट भी अपना करता है और प्रजनन भी करता है। सर्वप्रथम नव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। मतलब नया जो हृदय ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, नव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में। तो नया हृदय जो है, नव हृदय प्रत्यारोपण जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, स्टैटिक जीके में आप पूछेगा इससे आपसे। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। जो वृक्क है, जो किडनी है, उससे प्रति मिनट जो रक्त प्रवाह होता है, तो ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो कितना होता है औसत में आपको बताना है। 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। तो इसका सही आंसर होगा 1200 सीसी। 1200 सीसी जो है रक्त प्रति मिनट प्रवाह होता है, औसत इसका है वृक्क से। नेक्स्ट है पादप कली है। पादप जो कली है ये क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है, या भ्रूणीय पत्ती है, या भ्रूणीय पोष है, एक बीज है। तो ये एक भ्रूणीय टहनी है। पादप कली जो है एक भ्रूणीय टहनी है। फिर है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आप जानते हैं सिगरेट का लाइटर देखे होंगे, उसको जलाकर मतलब पीते हैं लोग, वो सिगरेट जलाते हैं अपना सिगरेट लाइटर से। सिगरेट लाइटर में पूछा गया कि कौन सा गैस यूज होता है, तो वो
ब्यूटेन गैस होता है, वो ब्यूटेन गैस होता है। पहला ही ऑप्शन सही है इसका। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस होती है, मीथेन नहीं होती है, प्रोपेन भी नहीं होती है, रेडोन भी नहीं होती है। इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन। तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मानसिक स्वास्थ्य नीति कब प्रारंभ की? तो मानसिक स्वास्थ्य नीति जो प्रारंभ की, पहला ऑप्शन 20 अक्टूबर 2014 को, 10 अक्टूबर 2014 को, 5 अक्टूबर 2014 को, 11 जुलाई 2014 को। इसका सही आंसर है 10 अक्टूबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो है मानसिक स्वास्थ्य नीति का प्रारंभ किया गया, 10 अक्टूबर 2014 को। आप देखिए कितना क्लोज ऑप्शन दिया था, ये बीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। तो सांसद आप जानते हैं कि आदर्श ग्राम योजना ये चला कि हर एक सांसद को एक कोई ना कोई जो है गांव जो है विलेज जो है उसको गोद लेना होता था। मतलब ये योजना चलाया गया ताकि उस गांव में सारे फैसिलिटी अवेलेबल हो जितने की सिटी में हो। तो मतलब एक प्रकार से एक स्मार्ट गांव, आदर्श गांव की एक आइडियल जो ग्राम है उसका एक योजना था। तो ये कब प्रारंभ किया गया था? तो 11 अक्टूबर 2014 को, 10 नवंबर 2014 को, 26 अगस्त 2014 को या 15 अगस्त 2014 को। तो ये 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना आरंभ किया गया। आपको बताएं 10 अक्टूबर 2014 को मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ किया गया और 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया गया। फिर है 11वीं महानगर कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित की गई थी। तो उसका तिथि आपको बताना कि कब जो है ये जो 11वीं महानगर कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित की गई थी, कब की गई थी। तो उसका मंथ बताना, आपको इस भी बताना है। सितंबर 2013 में, जनवरी 2014 में, अक्टूबर 2014, नवंबर 2014 में। तो ये इसका आंसर होगा अक्टूबर 2014 में जो है 11वीं महानगर कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित की गई थी, अक्टूबर 2014 में। फिर है किस क्षेत्र में भारत अमेरिकी अभ्यास जो युद्धाभ्यास 2014 आयोजित किया गया। तो भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर जो है युद्ध का अभ्यास किया था, मतलब एक साथ युद्ध का तैयारी किया था। तो आपसे पूछा गया कि युद्धाभ्यास जो 2014 में आयोजित किया गया था किस क्षेत्र में ये आयोजित। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, सोलन, गैरसैंण, रानीखेत, पूंछ। तो ये रानीखेत में भारत और अमेरिका के द्वारा युद्ध अभ्यास किया गया था उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड होगा, रानीखेत में। फिर है निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का कौन सा समूह 16वीं लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा समूह था जिसने कि जो 16वीं जो लोकसभा हुआ उसके चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया। पहला है MNS, BSP, SP, RJD। तो RJD आपको पता है कि ये जीता था, तो ये तो गलत हो गया। आपको ऐसा समझिए जो कि एक भी सीट नहीं जीत पाया। फिर SP मतलब समाजवादी पार्टी, तो ये तो जीता था, तो ये भी नहीं हो पाएगा। फिर JDU, ये भी जीता था, जनता दल यूनाइटेड, ये भी जीता था। ये भी एक भी आपको इसमें देखिए DMK, RLD, नेशनल कॉन्फ्रेंस, BSP भी एक भी सीट नहीं जीता था जो तो इस तरह से जो है ये 4th नंबर ऑप्शन है। ये जो ये पार्टी थी इसने एक भी सीट नहीं जीता 16वीं लोकसभा में। फिर है राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी हैं ने 7 अक्टूबर 2014 को लोक प्रशासन, शिक्षा संबंधी विषय और प्रबंधन के लिए 2014 का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। किसको किया था 2014 का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार? तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, बी संपत को, डॉक्टर AS पिल्लाई को, अरविंद मायाराम को, अजित डोभाल को। तो ये है डॉक्टर AS बिलाई को। डॉक्टर AS बिलाई को जो है 2014 का लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर है भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें
केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो आप लोगों को ये पता है कि यह न्यायमूर्ति जो है अशोक कुमार माथुर को किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष, 7वें केंद्रीय वेतन जो 7th पे स्केल लगना है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो न्यायमूर्ति बीके सिंह, नहीं, इसको नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, इसको भी नहीं किया गया था। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर, यस, इसको किया गया था। इसको जो है 7वें वेतन का मतलब अध्यक्ष बनाया गया था। और न्यायमूर्ति मृदुला सिंह, ये भी नहीं था। न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। न्यायमूर्ति जे एस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013 से संबंधित किस क्षेत्र से संबंधित था? जे एस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट। ये सब कमेटी पे आपको ध्यान देना है कि जो कमेटी बनती है उसका मतलब उसने क्या रिपोर्ट दिया, किस चीज़ के लिए कमेटी बनाया गया। जैसे अभी जानते हैं लोरा कमेटी जो बनाया गया था, उसमें जो बताया गया कि कितना बीसीसीआई के अंदर काफ़ी घटोले चल रहे हैं और उसका जो है उसने पर्दाफाश किया क्रिकेट के अंदर का। तो इसी तरह आपको जितनी भी कमेटी बनती है उस पर आपको ध्यान देना है। तो जे एस वर्मा कमेटी जो बनाया गया था, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंध कानूनों में परिवर्तन, कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उससे रिलेटेड कानून बनाने के संबंध में, परिवर्तन के संबंध में, जो भी कानून अभी एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ अगर मॉडिफिकेशन हो सकता है तो उसको मॉडिफाइड करने के लिए जे एस वर्मा कमेटी बनाया गया था। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से रिलेटेड के लिए काम करने के लिए जे एस वर्मा कमेटी था। यहाँ देखिए केंद्र से राज्य संबंध में ये सब नहीं था, ये महिलाओं के विरुद्ध वाला था। फिर बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। हर एक लोगों को पता है, ये लगभग ये जानते हैं कि 40 सदस्य जो है बिहार से लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। तो इसको याद रखना है, 20 तो नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा। बिहार से लोकसभा के 40 सदस्य चुने जाते हैं, जिसको क्या आप बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? बिहार का जो है अद्वितीय त्यौहार क्या है? दीपावली, विशु, विनायक चतुर्थी, छठ पूजा। तो छठ पूजा जैसा कि जानते हैं कि 4 दिन तक के लिए मनाया जाता है बिहार में। छठ पूजा होता है, 4 दिन तक चलता है और 2 दिन इसमें अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को, डूबते हुए सूर्य भगवान को और फिर उगते हुए सूर्य भगवान को नेक्स्ट दिन। ये बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। फिर है इनमें से किसको 2014 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 2014 में जो साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसको, इसमें देखिए कैलाश सत्यार्थी, ये तो नहीं है, शांति के लिए मिला था। मलाला यूसुफजाई, इसको भी शांति के लिए मिला था, दोनों को एक साथ मिला था। जीन टिरोले, ये नहीं है। ये पैट्रिक जो है पैट्रिक मेडियानो को जो है 2014 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें जो है खेल कूद में अगर अच्छा परफॉर्मेंस आप दिखाते हैं तो उसके लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आप लोगों को पता है, ये जो है 2nd हाईएस्ट पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र का 2nd हाईएस्ट पुरस्कार है। और पहला है राजीव गांधी खेल रत्न, जानते ही होंगे आप लोग। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए, इसमें 4 जो था उसमें ये अर्जुन पुरस्कार ही होगा जो कि खेल कूद में दिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को एसएससी के एग्जामिनेशन में भी रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।